Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the second last topic of redox titration. I mean fourth unit of pharmaceutical analysis, that is the iodatometry. ठीक है, आपके सिलेबस में ये मेंशन है टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पोटेशियम आयोडेट के नाम से, ठीक है, या फिर टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडेट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम इसको बोल सकते हैं आयोडेटोमेट्री, क्योंकि यहाँ पर आपका आयोडेट आयन पार्टिसिपेट करेगा। आयोडेट मीन्स IO3 माइनस, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। देखो यहाँ पर भी आपकी आयोडीन ही इन्वॉल्व होगी, ठीक है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, लेकिन ये आपके आयोडीन टाइट्रेशन का पार्ट नहीं है। आयोडीन टाइट्रेशन में आपके दो ही हैं, आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री, ठीक है। ये अलग से मेंशन है आपका, जिसको हम बोलते हैं आयोडेटोमेट्री, और सिलेबस में मेंशन है टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पोटेशियम आयोडेट। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में, तो प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं जो आपका पोटेशियम आयोडेट होता है, इसको समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, जो कि आपकी है ब्रोमेटोमेट्री की। वो और ये टॉपिक लगभग सिमिलर है आपका, ठीक है। डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पर आपने आई लिखा है, वहां पर आपने Br लिखा है। पोटेशियम ब्रोमेट यूज किया है, यहाँ पर आपने पोटेशियम आयोडेट यूज किया है। मैकेनिज्म आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं, आपका पोटेशियम ब्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर होता क्या है आपका, यहाँ पर पोटेशियम आयोडेट आपके पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है और आयोडीन का फॉर्मेशन करता है। आयोडीन बन गई, आगे का प्रोसेस आप जानते ही हो, सोडियम थायोसल्फेट आपके पास में है, उससे आप इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो। स्टार सॉल्यूशन आपके पास में है, उससे एंड पॉइंट पता कर सकते हो। आगे की चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है आपका कि पोटेशियम आयोडेट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्स्ट लाइन। द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडेट, दैट इज द पोटेशियम आयोडेट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट सच एज पोटेशियम आयोडाइड या फिर आयोडाइड आयन और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। पहले हम देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पर एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एसिड की मात्रा प्रॉपर नहीं होगी तो रिएक्शन आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो एसिड का कंटिन्यूअसली ऐड करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, ताकि आपके ये दोनों आपस में रिएक्शन कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द पोटेशियम आयोडेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करते हैं, आयोडीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फ्री आयोडीन आपके यहाँ पर फॉर्म होती है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया था आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का, यहाँ पर आपका आर्सेनिक एसिड है, तो पोटेशियम आयोडेट और ये H3AsO3 और HCl, ठीक है। पोटेशियम आयोडेट, आर्सेनिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन ये भी क्या करेगा, आपके आयोडीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पर आयोडीन का फॉर्मेशन हो रहा है, गॉट इट। अगर आप यहां से यहां जाते हैं, यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपकी -1 है, और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। एज यू नो वेरी वेल कि क्यों 0 है इसकी, मैंने आपको बता रखा है। तो यहां से यहां पर जाने पर क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और करा कौन रहा है आपका ऑक्सीडेशन, KiO3 करा रहा है, क्योंकि ये क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। आप इससे भी देख सकते हैं, इससे बात करते हो तो यहां पर हो रहा है, यहां से बात करते हो तो इसका आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर आप आयोडीन देखते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज रखती है, ठीक है। और यहां से यहां पर जाने पर, पॉजिटिव से 0 पर जाने पर, यानी कि पॉजिटिविटी कम हो रही है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। ऊपर इसीलिए लिखा है कि इट रिड्यूस्ड आयोडाइड इनटू, सॉरी, इट ऑक्सीडाइज्ड आयोडाइड इनटू आयोडीन, ठीक है, एंड सेल्फ रिड्यूस्ड इनटू आयोडीन, ठीक है। दोनों ही केस में आपकी आयोडीन बनेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपकी फ्री आयोडीन का निर्माण हो रहा है, आयोडीन आपकी बन गई। आगे की चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है अगर आपने पिछली वीडियो सही से देखी है तो, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आयोडेटोमेट्री। इफ वी टॉक अबाउट द टाइट्रेशन के लिए क्या है, पहले बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, फिर यूज करना पड़ेगा। तो पहले बना के देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ 0.05 मोलर पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन। तो हम 0.05 मोलर का सॉल्यूशन बना के देखते हैं, जिसके लिए हमको क्या करना है, 10.7 ग्राम किसका लेना है, फाइनली डिवाइडेड पाउडर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। फाइन पाउडर लेना है पोटेशियम आयोडाइड का, जो कि आपका एनालिटिकल ग्रेड का होगा
और ड्राइड होगा 120 डिग्री सेल्सियस पर कितनी देर तक, 1 घंटे के लिए। ठीक है, ये आपको कितना लेना है, 10.7 ग्राम। बड़ा सिंपल है, 10.7 ग्राम लीजिए, थोड़े से पानी में घोल दीजिए, बाद में 1000 तक वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो 10.7 ग्राम आपने यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लिया, कुछ वाटर में इसको डिसॉल्व किया, इसको आपने अच्छे से शेक किया ताकि आपका जो पोटेशियम आयोडेट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो सके। जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तब आप उसकी वॉल्यूम 1000 ml तक मेंटेन कर दोगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। इस तरीके से हम इसको 0.05 मोलर बना सकते हैं। प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, अब इसको स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता ही है चूंकि आपका ये KiO3 क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमको यूज करना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास 2 एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं। जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आयोडीन का फॉर्मेशन होगा। देखो टाइट्रेंट यहाँ पर आपका पोटेशियम आयोडाइड नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड की हम हेल्प ले रहे हैं ताकि हम इसको फाइनली क्या कर सके, स्टैंडर्डाइज कर सके। ठीक है, तो आयोडीन का फॉर्मेशन आपका एक बार हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयोडीन। आयोडीन आपकी बन गई यहाँ पर। जैसी आयोडीन आपकी बनेगी, आप क्या करोगे, इस आयोडीन का सोडियम थायोसल्फेट के साथ में टाइट्रेशन करा दोगे। सोडियम थायोसल्फेट क्या है, आयोडोमेट्री में आप जाके देख सकते हो, इवन मैंने ब्रोमेटोमेट्री में आपको बताया कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, तो आप देख सकते हो। तो 0.05 मोलर आपका ये है, तो 0.05 मोलर ही आपका सोडियम थायोसल्फेट रहेगा। दोनों सॉल्यूशन के बीच में आपका टाइट्रेशन होगा। चूंकि यहाँ पर आयोडीन बन रही है तो स्टार्च सॉल्यूशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब तक आपके कोनिकल फ्लास्क में आयोडीन रहेगी, कोनिकल फ्लास्क आपका ब्लू कलर का रहेगा। जैसे ही सोडियम थायोसल्फेट आपकी आयोडीन को रिड्यूस कर देगा किसमें, सोडियम आयोडाइड में। ठीक है, देखो ये वाले रिएक्शन हम देख चुके हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आयोडीन बना रहे हैं। ये आयोडीन आपकी सोडियम थायोसल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगी और ये सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, सोडियम आयोडाइड में। अब स्टार्च आपका आयोडीन के साथ में कलर देता है, ना कि आयोडाइड के साथ में। तो जब तक आयोडीन वहां पर रहेगी तब तक आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे ही आयोडीन आपकी कंप्लीटली आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, पता कैसे लगेगा, आपका ब्लू कलर गायब हो जाएगा। जैसे ही ब्लू कलर आपका डिसअपीयर होता है, यू कैन इजिली फाइंड दैट रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं लिखा है बिकॉज हमने इसको बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ये रिएक्शन क्या है, प्रिंसिपल वाली रिएक्शन है आपकी, और आयोडीन कैसे रिएक्शन करता है सोडियम थायोसल्फेट के साथ में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अब ये समझिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ब्यूरेट में कौन है, तो नॉर्मल सी बात है, ब्यूरेट में कौन है, सोडियम थायोसल्फेट है। कोनिकल फ्लास्क में कौन है, KiO3, पोटेशियम आयोडाइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये तीनों आपके कहां पर रहेंगे, कोनिकल फ्लास्क में रहेंगे। ये चीज समझ में आ गई। इसका इक्विवेलेंट फैक्टर क्या है, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देख सकते हो। डायरेक्ट बात करते हैं यूज की। If we talk about the determination of potassium iodide, first of all we have to understand where it applied. इसके applications क्या क्या है। तो सबसे important क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का हम पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेशन करते हैं पोटेशियम आयोडाइड का, जिसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, आपकी रिएक्शन रहेगी। पोटेशियम आयोडेट आपका रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका निर्माण होगा क्या, फ्री आयोडीन। ठीक है, यहां पर आपको ये समझाया गया है, यहां पर लिखा हुआ है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज लेस, अगर आपके एसिड की कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो आपको तब तक ऐड करना है HCl जब तक आपकी फ्री आयोडीन का फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, आयोडीन आपको अपने आप इंडिकेट कर देगी अपने कलर से कि वो बन चुकी है। ठीक है, लेकिन तब तक आपको HCl यहाँ पर ऐड करना है कंटिन्यूअसली विग्रसली शेकिंग के साथ में, जब तक आपकी आयोडीन का फॉर्मेशन ना हो जाए। दिस इज द प्रिंसिपल सिमिलर टू दिस। नाउ मूव ऑन टू द प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, 0.3 ग्राम पोटेशियम आयोडेट लेंगे। ठीक है, 0.3 ग्राम हमने पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। 0.3 ग्राम हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया। ठीक है, 10 ml वाटर में इसको डिसॉल्व किया। 35 ml हमने यहाँ पे क्या लिया है, HCl लिया है, और साथ में 5 ml हमने क्लोरोफॉर्म लिया है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। क्लोरोफॉर्म आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है,
क्योंकि ये आपके एज ए इंडिकेटर ही बिहेव करने वाला है। आगे हम देखते हैं। तो आपके कोनिकल फ्लास्क में कौन कौन रहेगा, 0.35 ग्राम आपका पोटेशियम आयोडाइड, 10 ml आपका वाटर रहेगा, जिसमें आपका 35 ml HCl रहेगा और 5 ml क्लोरोफॉर्म रहेगा। ये आपके कोनिकल फ्लास्क में। ब्यूरेट में आपका क्या रहेगा, ये जो आपने सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया है पोटेशियम आयोडाइड का, दोनों के बीच में आप रिएक्शन कराओगे। आपको पता है कि जब Ki और HCl और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होगी तो आयोडीन बननी ही बननी है। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं आयोडीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आयोडीन क्लोरोफॉर्म के साथ में पर्पल कलर देती है। यहाँ पे हमने स्टार सॉल्यूशन यूज नहीं किया है, कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है तो आप स्टार सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, तो ब्लू कलर आ गया। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है आपका, यहाँ पे दिक्कत क्या रहेगी स्टार सॉल्यूशन को यूज करने में, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड आपका ब्यूरेट में है और पोटेशियम आयोडाइड आपका कोनिकल फ्लास्क में है। तो आपका जब तक आप ऐड करते रहोगे तब तक आपकी आयोडीन का फॉर्मेशन रहेगा। आयोडीन तो बनी रही है ना, तो ऐसे कैसे पता लग जाएगा कि आयोडीन बननी बंद हो गई, समझ रहे हो बात को। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 5 ml क्लोरोफॉर्म यूज किया है। ये कैसे काम करेगा देखते हैं। तो हम इसको टाइट्रेट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। जब तक टाइट्रेट करते हैं जब तक इसका पर्पल कलर डिसअपीयर ना हो जाए। और ये आग किसकी वजह से रहा है, आयोडीन और क्लोरोफॉर्म की वजह से। ठीक है, पर्पल कलर आपका आएगा, एक क्लोरोफॉर्म की लेयर बनेगी बिकॉज इट्स नॉट डिसोल्यूबल। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये अपनी लेयर बना लेगा, वो लेयर आपकी पर्पल कलर शो करेगी। तब तक आपको टाइट्रेशन कराना है दोनों के बीच में, जब तक पर्पल कलर इस लेयर का रिमूव ना हो जाए, डिसअपीयर ना हो जाए। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, एक बार रिमूव हो गया, हो सकता है दोबारा आ जाए, इसको हम चेक करते हैं। तो एट लास्ट, ठीक है, पोर्शन ऑफ KiO3 कंटिन्यूअसली एडेड। हम पोटेशियम आयोडाइड गायब होने के बाद भी डालते रहते हैं। ठीक है, हमने डाल दिया लास्ट पार्ट उसका। फिर हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को जो आपके कोनिकल फ्लास्क में है उसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। उसको अच्छे से शेक करने के बाद में 5 मिनट के लिए साइड में रख दिया। 5 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं क्या उस क्लोरोफॉर्म लेयर में दोबारा से पर्पल कलर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपका इफ एनी कलर डेवलप इन यूज, अगर आपका कलर जनरेट होता है, ज्यादा मात्रा में जनरेट होता है कहां पर, क्लोरोफॉर्म लेयर में, तब आप क्या करोगे, अगेन टाइट्रेशन करोगे किसके साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। तब तक टाइट्रेशन करोगे जब तक ये कंप्लीटली डीकलराइज ना हो जाए, जब तक इस लेयर का कलर कंप्लीटली डीकलराइज ना हो जाए। ठीक है, समझ लो बात को। आपने टाइट्रेशन किया, लेयर का कलर गायब हो गया, बाद में हम थोड़ा और डाल के देखते हैं, उसको 5 मिनट रख के देखते हैं कि क्या कलर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो दोबारा टाइट्रेशन करो, तब तक करो जब तक वो कलर गायब ना हो जाए कंप्लीटली। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करोगे। अगर मैं इक्विवेलेंट फैक्टर की बात करता हूं तो आपका ईच ml ऑफ 0.05 ml पोटेशियम आयोडाइड इक्विवेलेंट होता है कितने के, 0.0166 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसका आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन में। डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो परसेंटेज प्योरिटी हम यहाँ पर पता कर सकते हैं, किसकी, आयोडाइड की या पोटेशियम आयोडाइड की। आप सभी जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैंपल, दैट इज द वेट। ठीक है, 0.3 ग्राम इनटू एक्सपेक्टेड मोलरिटी, दैट इज द 0.05 मोलर, इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर, दैट इज द 0.0166, डिवाइडेड बाय टाइट्रेशन वॉल्यूम। टाइट्रेशन आपका जितनी वॉल्यूम पर होगा उसकी रीडिंग आपकी आ जाएगी, इनटू कैलकुलेटेड नॉर्मेलिटी, दैट इज द जो आपकी स्टैंडर्डाइज के बाद कैलकुलेट होकर आएगी। ठीक है, तो उसको इन सभी वैल्यू को रखकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तब जाकर आपको पता लग जाएगा परसेंटेज प्योरिटी और सो कॉल्ड द एसए ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आपका हो जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस, कहां पर इसको यूज किया जा सकता है, तो इट कैन बी यूज्ड इन द पोटेशियम आयोडाइड डिटर्मिनेशन, आपने अभी देखा। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ साथ सोडियम आयोडाइड में यूज किया जा सकता है। हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड HCl यानी इंजेक्शन में यूज किया जा सकता है। हाइड्रोलाजीन HCl इंजेक्शन में, टिंचर आयोडीन में, आयोडीन टिंचर में यूज किया जा सकता है। बेंजलकोनियम क्लोराइड में यूज किया जा सकता है। मर्क्यूरी क्लोराइड में यूज किया जा सकता है। एंड सोडियम डाइट्राइएजोएट में इसको यूज किया जा सकता है। और भी सैंपल आपके हैं मरकरी डिटर्मिनेशन में। ठीक है, इन सभी में। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द आयोडेटोमेट्री। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया हूं क्योंकि हम पिछली बार लास्ट वीडियोस में हम लोग डिटेल कवर कर चुके हैं ये सभी बातें। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन डिटेल में नहीं समझाई, इक्विवेलेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं नहीं समझाया, वो सब मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। इतना कंटेंट अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो इट विल गिव ए
very good number. ठीक है, you can take any screenshot. And guys, again, if you feel any problem in this topic, please mention in the comment box. I will try to solve it. I will try my 100% to solve your problems. And thank you for listening. Thank you so much.